गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम पिछले अपने 4 वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते थे वो सारे आपको बताते जा रहे हैं। आज हड़प्पा सभ्यता के अंत की ओर चलेंगे, कैसे कैसे इस हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कहाँ कहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ में, वीडियो को देरी किए हुए स्टार्ट करते हुए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। कल आपने हड़प्पा सभ्यता में जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने बताया था कहाँ कहाँ ऐसे और स्थान पाए गए होंगे जहां पर जो है एक परकोटे की बजाय दो दो परकोटे भी पाए गए होंगे, और परकोटे के साथ साथ जो चार दीवारी थी, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि दोनों ही दुर्गों में एक ही चार दीवारी का रूप देखने को मिला होगा। कल हम ये सारी बातों की जानकारी ले चुके थे। आज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनने होंगे उन पर ध्यान देते हुए आज इसके अंत की ओर बढ़ेंगे। और कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल, कैसे कैसे वैदिक काल का आगमन हुआ होगा। क्योंकि आप जब किताबों से वैदिक काल को पढ़ते हैं तो बहुत लघु रूप में पढ़ते हैं, बहुत छोटे रूप में पढ़ते हैं। आप हमारे साथ जब वैदिक काल की पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कैसे कैसे स्टार्टिंग वैदिक काल की मानी जाती है, वैदिक काल में कौन कौन से ऋषि मुनि रहे होंगे, किन्होंने क्या क्या लिखा होगा, आखिर वेद हैं क्या रियल में, वेदों का आगमन किस तरीके से हम माना करते होंगे, कितने वेद हैं, ये सारे के सारे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले आज इस सभ्यता का अंत करेंगे। इस सभ्यता में हमने जो जो पढ़ लिया है वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ लास्ट लेक्चर सिंधु सभ्यता का ये रहा। सबसे पहले कल जब हम अंत में आपको बताते हुए जा रहे थे तो हमने आपको बताया था किस तरीके से इनकी लिपियों का अंत रहा होगा, कौन सी लिपि कितनी भागों में पाई गई होगी, कितने चित्राक्षर आपके पाए गए होंगे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिपि को हमने कल खत्म कर लिया था। आज हम बढ़ेंगे कहाँ पे कौन सी वस्तु पाई गई होगी। जैसा कि आपको सबसे पहले अगर ध्यान रखना है तो एक स्थान का नाम याद रखेंगे, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एक स्थान का नाम याद रखेंगे। चनहुदड़ो से क्या क्या चीजें हमें मिली हैं उन बातों को हम ध्यान रखेंगे। चनहुदड़ो से खासकर हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जो 3 चीजें मिली हैं हमें उस बात को ध्यान रखेंगे, चनहुदड़ो। ठीक, चनहुदड़ो से हमें 3 वस्तुएं क्या क्या मिली हैं। नंबर 1, हमें यहाँ से एक फैक्ट्री प्राप्त हुई है। मैंने आपको बताया होगा आभूषण के बारे में, आपको जानकारी दी होगी मैंने। तो आभूषण में मैंने आपको बोला होगा एक मनके की जानकारी दे रहा हूँ शायद, कि आप जितने भी अमीर लोगों की हमने गिनती की थी तो वो मनके पहना करते थे। तो आप ध्यान रखेंगे तो चनहुदड़ो में कौन सी फैक्ट्री मिली है आपके, एक तो मनके की फैक्ट्री मिली है। उसके साथ साथ ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो आपसे मैंने कहा था कि ये लोग बड़े ऐश्वर्यशाली रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा कि शीशा हो गया, कंघा हो गया, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, इस तरीके के साधन हमें देखने को मिले थे। तो लिपस्टिक की अगर फैक्ट्री की बात करी जाए वो भी आपकी चनहुदड़ो में मिलेगी। तो आपसे मैंने ये बोला था कि सिंधु सभ्यता एक बड़ी सभ्यता के रूप में काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री और कारखाने भी देखने को मिलेंगे। तो नंबर 2 पे आप याद कर लेंगे, नंबर 1 पे मनके, नंबर 2 पर लिपस्टिक की फैक्ट्री। तो याद हो जाएगी आपको लिपस्टिक की फैक्ट्री। या लिपस्टिक का कारखाना या फैक्ट्री आप बोल सकते हैं, जो भी बोलेंगे। ठीक है, 2 बातें आपको याद हो गई। नंबर 1 मनके, मनके आपको मैं पीछे लेक्चर में समझा चुका हूं। और नंबर 2 की बात हो गई आपके लिपस्टिक का कारखाना। इसमें एक सबसे बड़ी बात आपसे जो पूछी जाती है आपको ध्यान रखना होगा, एक ईंट के बारे में कल मैं आपको जिक्र कर रहा था, जिसपे मैंने बताया था एक ईंट ऐसी पाई गई है जिसमें महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ देखा गया है। सेम ऐसी ही अगर बात करी जाए तो एक ईंट यहाँ पर भी पाई जाएगी चनहुदड़ो में। ये एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन, और उस पर जो निशान पाए गए हैं ईंट पर, तो आप याद कर लेंगे कि सर ने बताया था एक ईंट ऐसी पाई गई है जिस पर बिल्ली के पंजों के साथ साथ कुत्ते के पंजे पाए गए हैं। जैसे ये आइडिया लगाया जा रहा है कि शायद बिल्ली का पीछा करते हुए कोई कुत्ता इसके पीछे पीछे भाग रहा होगा। तो आप ध्यान रखेंगे बिल्ली के पंजे और कुत्ते के पंजे जो पाए गए हैं वो चनहुदड़ो में प्राप्त होने वाली ईंट से पाए गए हैं। तो अब लिख दे रहा हूं मैं, 3rd नंबर पर एक ईंट पाई गई है जिस पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान पाए गए हैं। बिल्ली और कुत्ता, बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान। तो चनहुदड़ो से आपको मैं केवल 3 बातें याद करा रहा हूं, ये शायद तीनों बातें आपको याद हो गई होंगी। आप तीनों बातों को ध्यान से
याद कर लेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं ईंट की बात कर रहा हूं तो ईंट का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि आग से पकी हुई ईंटें पाई गई हैं यहाँ पर, तो आग से पकी हुई ईंटों का नाम पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखना, आग से पकी हुई ईंटों को क्या बोलते थे? आग से पकी हुई ईंट, ऐसे बोला करते थे टेराकोटा। टेराकोटा। तो टेराकोटा का अर्थ आपसे अगर पूछ ले तो आप बता देंगे टेराकोटा का अर्थ होगा पकी हुई ईंट। अगर इनका दैनिक व्यवसाय की आपसे बात करें, दैनिक व्यवसाय पूछ सकता है आपसे, तो दो तरीके के व्यवसाय को आप ध्यान रखना, एक मछली पकड़ना और उसके साथ साथ शिकार करना। इसका मतलब वही हो गया, मछली पकड़ना शिकार करना एक ही बात हो गई। तो व्यवसाय में अगर दैनिक व्यवसाय की बात हो, इनका दैनिक व्यवसाय क्या रहा होगा? तो दैनिक व्यवसाय में आप याद कर लेंगे, दैनिक व्यवसाय होगा इसका मछली का पकड़ना, मछली पकड़ना या शिकार करना। ठीक है, शिकार करने में बहुत सारी चीजें आती हैं, केवल मछलियों का ही शिकार नहीं होगा और जानवरों का भी शिकार करते होंगे ये। तो अपना जो है इससे मालूम हमें ये पड़ता है दैनिक जीवन से कि इनका जीवन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरीके का रहा होगा। क्योंकि पीछे हमने आपको जो फसलें बताई थी तो फसलों में हमने बता दिया था, जैसे मटर का एग्जाम्पल दिया था, दाल का एग्जाम्पल दिया था, गेहूं हो गया, जौ हो गया, राई हो गई, सरसों हो गई, इस तरीके से 9 फसलें हमने आपको याद कराई थी। तो 9 फसलें यानी शाकाहारी का रूप देती हैं वो। और इसके साथ साथ अगर मछली का पकड़ना या शिकार करना जो इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें, तो वो ये बताता है कि ये जो व्यवस्था के लोग रहे होंगे उस समय सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरीके के रहे होंगे। मनोरंजन की पीछे स्थिति बता चुका मैं आपको कि मनोरंजन किस प्रकार किया करते होंगे ये। ठीक है, इसमें कभी कभी मनोरंजन में खेल पूछा जा सकता है, तो खेल आप ध्यान रखना, ये सबसे प्राचीनतम खेल भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो खेल खेला करते थे ये शतरंज। शतरंज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जब खुदाई करी होगी तो हमें जो है इस तरीके के जो हमारे शतरंज पे खाने बने हुए होते हैं उस तरीके की हमें उपकरण प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमें आइडिया लगता है कि ये शतरंज के खेल का शौक रखते ही होंगे। अब ये नहीं कहा जा सकता उस समय जो है शतरंज को शतरंज बोलते होंगे या इनका जो है कुछ और मूल रूप रहता होगा कहने का। ये तो हमारी वर्तमान की भाषा में जैसे हम चेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शतरंज बोलते हैं, वो यहाँ पर खेला जाता होगा। तो आपसे अगर खेल पूछ ले तो खेल बता देंगे, दैनिक व्यवसाय पूछ ले दैनिक व्यवसाय बता देंगे, साथ साथ इनका जो है जीवन पूछे आपका शाकाहारी और मांसाहारी की बात करें तो दोनों बता देंगे आप। आग से पकी ईंट को क्या बोलते हैं आप? टेराकोटा बोलते हैं, वो याद हो जाएगा आपको। चनउदड़ों में क्या मिला है? मनके का कारखाना, यानी मनके की फैक्ट्री भी मिली है आपकी, लिपस्टिक का कारखाना भी मिला है, और वहां पर ही चनउदड़ों में एक ईंट मिली है जहां पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान पाए गए हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। कल हमने गुजरात के धोलावीरा के बारे में जिक्र कर रहे थे आपसे, कई बार हमने गुजरात के धोलावीरा के बारे में आपको जानकारी दी। आप गुजरात के धोलावीरा से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप धोलावीरा से आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा ये धोलावीरा, मैंने आपसे ये बोला कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के रहे होंगे। तो अगर हम बात करें शाकाहारी की, तो शाकाहारी के लिए सिंचाई का जो है कोई ना कोई जो प्रबंध किया जाता होगा, बट सिंचाई का हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। मगर उससे हमें ये शाकाहारी से हम ये आइडिया जरूर लगाया है, क्योंकि लकड़ी से बने हुए हल के साक्ष्य मिलते हैं हमें, लकड़ी से बने हुए हल के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे कि जो कृषि में जुताई वगैरह क्या करते होंगे। तो धोलावीरा की मैंने इसलिए कहा कि सिंचाई के साधन तो नहीं मिले हैं, बट धोलावीरा में ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां से हमें यह पता चलता है कि शायद ये बांध बनाकर सिंचाई करते होंगे। तो धोलावीरा से क्या मिला? बांध बनाकर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। ये बात भी आपके क्लियर हो गई होगी। देखिए शाकाहारी मांसाहारी क्लियर हो गया आपको बातों ही बातों में कि इनका जीवन कैसा रहा होगा। उसके साथ साथ हमें मालूम पड़ गया कि जब ये शाकाहारी रहे होंगे तो खेती करते होंगे, खेती के लिए सिंचाई जरूरी है, सिंचाई के साधन हमें नहीं मिले हैं। हल मिला है तो लकड़ी वाला मिला है हमें हल, उसके साथ साथ हमने आपसे कह दिया बांध बनाकर सिंचाई करते होंगे। ये हमें धोलावीरा से जानकारी प्राप्त हो जाती है। लोथल के विषय में हमने आपको बताया था, लोथल चावल बोला था हमने आपको, ठीक है। लोथल के विषय में और चीजें भी बताई हैं, आप हमारे पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना, जो यूनिट वगैरह हुआ करती थी तो लोथल से एक इनकी यूनिट प्राप्त हुई है,
अगर बात करी जाए, लोथल लिख देता हूं मैं बोर्ड पर आपको, तो यहां पर हाथी का दांत यूज हुआ है। हाथी का दांत बहुत पूछा जाता है पेपर में, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाथी का दांत कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल। लोथल वही स्थान है जहां पे चावल पाया गया है। तो आपको ये बात भी याद हो गई होगी। जब मैंने अभी आपसे कहा ये नपाई के काम में आता था, आपका पैमाना है हाथी के दांत का, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा हाथी के दांत के पैमाने के साथ साथ इनकी कुछ ना कुछ यूनिटें भी चलती होंगी, इकाइयां चलती होंगी। तो इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो फुट और क्यूबिक चला करती थी। तो माप की यूनिट आपसे पूछ ले अगर, तो माप की यूनिट में आप ध्यान रखेंगे क्या क्या बताया हमने, माप की यूनिट फुट और क्यूबिक। तो फुट याद कर लेंगे आप और उसके साथ साथ क्यूबिक याद कर लेंगे। देखिए ये भी 2 क्वेश्चन आपको यहां से याद हो गए। लोथल में हाथी के दांत मिला है, पैमाने के रूप में काम होता था, और आपका माप की यूनिट मिल गई फुट, और इकाई में क्यूबिक में जो है नापी जाती होंगी। इनकी इकाई रही होगी, तो इकाई की अगर बात करें तो 16 के अनुपात में चला करती थी, 16 के अनुपात में इकाइयां चला करती थी। तो आप ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे इकाई पूछ लें तो 16 का गुणज याद करेंगे, 16 का गुणज था आपका। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, इनका अनुपात पूछ ले या आपसे पूछ ले किस तरीके से नापी जाती होंगी, तो 16 के गुणज में थी आपकी, 16 के रेशियो में रही होंगी। ठीक है, खुदाई से बहुत सारी चीजें मिली आपको, मैंने पीछे लेक्चर में सारी चीजें धीरे धीरे डिटेल वाइज बताता चला गया हूं। ठीक है, धीरे धीरे क्या क्या अवशेष मिले होंगे आपको ये पता चल गया होगा। अगर अब बात करें हम इस सभ्यता के अंत के बारे में, तो इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ होगा, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। मैं लगभग आपको 5 या 6 मत बता रहा हूं, आप उसके तरीके से आप सोचेंगे तो सबसे बड़ा अगर मत अगर ध्यान से दिया जाए, तो पहला मत इनका जो पतन का कारण होगा, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी पहले मत के कारण ही, इसके कारण ही आपका अगला काल कल हम स्टार्ट करेंगे, वैदिक काल, जैसे हम सर्वोपरि मानते हैं। तो ये पतन का कारण होगा पहला वाला, जिसका नाम होगा आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन। ठीक है, अब बात करें आर्य की, तो आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य लोग थे। आर्य कौन लोग थे, जो मध्य एशिया से भारत की तरफ को इधर को बढ़े होंगे। तो मध्य एशिया से आने वाले जो लोग हैं वो आर्य कहलाते हैं। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा, कुलीन, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे आर्य बोलते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में देखेंगे हिटलर ने भी अपने आप को आर्य बोला है। तो हिटलर ने आर्य अपने आप को इसलिए बोला होगा स्वयं को कि वो अपने आप को बहुत वो अच्छा व्यक्ति मानता होगा। हम लोग जब कल के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे, हम लोग जैसे कि महाभारत हमने देखी है, तो महाभारत में भी हमसे बार बार आर्यपुत्र बोला गया है। पांडव जितने भी थे वो अपने आप को आर्यपुत्र बोला करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया हम उन्हीं की ही वंशज चलते चले आ रहे हैं, जो कल के हम लेक्चर में समझने वाले हैं। तो पहला आपको मैंने कारण बता दिया, आर्यों का आगमन हुआ होगा, शायद आर्यों के आने की वजह से ये लोग चले गए होंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्य आखिर भारत में क्यों आए थे, मध्य एशिया से क्यों आए होंगे, और इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ होगा इनके आने के कारण की वजह से। ठीक है, तो पहला रीजन आपके क्लियर हो गया होगा, आर्यों का आगमन या आक्रमण आप कह सकते हैं, मध्य एशिया से आने वाले व्यक्ति रहे होंगे। दूसरा, हमने जो किताबों में या किसी के जरिए से हमने फिल्मों में अगर देखा होगा तो बाढ़ बताया जाता है इसका रीजन। तो बाढ़ आपने देखा होगा कि शायद सिंधु नदी जो है इतने बड़े जल प्रवाह पर आ गई होगी, ये सारी की सारी सभ्यता उसमें बाढ़ से तहस नहस हो गई होगी। नंबर 3 अगर आप याद करेंगे तो जलवायु परिवर्तन बोला जाता है, कि शायद जलवायु परिवर्तन इस तरीके से हो गई होगी, वहां पे ही अपने जीवन को सही महसूस नहीं कर पाए होंगे, जिनसे इनका जो है खात्मा हो गया होगा। तो पहला कारण आर्यों का आना, आर्य कहां से आए, मध्य एशिया से आए। दूसरा कारण बाढ़ बताया हमने आपको, और तीसरा बताया आपको हमने जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण ये अपना जीवन को सुलभ नहीं बना पाए होंगे। चौथा कारण ये बताते हैं कि जहां ये रहा करते होंगे शायद वहां पे जल प्लावन हो गया होगा। तो जल प्लावन का कारण बताया जाता है, पानी का कारण बताया जाता है, शायद ये कारण भी रहा हो इस सभ्यता के अंत का। ठीक है, पांचवा कारण जो आज वर्तमान में भी आप देखते हैं, जैसा कि पांचवा कारण आप याद कर लेंगे, महामारी माना जाता है। महामारी की अगर बात करी जाए तो उस समय लोग इतने जागरूक नहीं रहे होंगे कि किसी भी महामारी को एकदम पहचान सकें और उससे अपना जीवन बचा सके हों।
लगभग किताबें ये कहती हैं उस समय इन लोगों की जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास रही होगी। और आप अभी देखते हैं कुछ समय पहले हमारे यहाँ जो कोरोना हुआ था तो उससे हमने कितने लाखों लोगों की जो है संसार में जान गई है। जरा से दिनों में अगर देखें हम 3 या 4 महीने में लाखों की रिपोर्ट स्टार्ट हो गई थी। तो शायद उन लोगों को पहले नॉलेज नहीं रही होगी। आज तो हम मल्टीमीडिया के जमाने में रहते हैं, तुरंत हमें मालूम पड़ जाता है कि कोई महामारी चली है तो उसके उपाय क्या होंगे, बचने के उपाय क्या होंगे, कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं। बट इन लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि महामारी आ चुकी होगी, लोग मरते चले जा रहे होंगे, इन लोगों को ये ज्ञात नहीं हुआ होगा इस महामारी की रोकथाम किस तरीके से करनी है। तो 5 कारण आपको अभी मैं बता चुका हूं, आर्यों का आगमन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन और महामारी, ये 5 आप याद कर लेंगे। और लास्ट में आप एक और ध्यान रखेंगे, इसका मतलब बता देता हूं आपको, पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ होगा शायद। ठीक है, तो पारिस्थितिकी असंतुलन, कुछ इस तरीके से चेंजिंग आया होगा जिससे कि जो है ये अपना जीवन सही से यापन नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। जैसे कि आज भी देखते हैं हम लोग, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े वगैरह होते हैं, हम लोग मल्टीमीडिया के जमाने में चल रहे हैं तो हम लोग आसानी से उस काम को कर पाते हैं, और वो लोग जो है एकदम देखते ही उस चीज को डर जाते हैं और कह देते हैं ये हमारे वश की बात नहीं है, ये आप ही लोग कर सकते हो, चाहे वो सीख सकते हो बट उस चीज को वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ कारण ये भी माना जाता है। तो मैंने आपको 6 कारण बता दिए जो इनके पतन के रहे होंगे। आशा करता हूं आपको ये बात सारी याद हो गई होंगी। जिन्हें ये लेक्चर जो इन्होंने आज पहली बार देख रहे हैं वो मेरे पीछे के चारों लेक्चर एक बार देख लें, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे, वो एक बार उन्हें देखेंगे तो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता कैसे स्टार्टिंग हुई और आज कैसे हमने इसका अंत किया है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं एग्जाम में बनने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको सारे समझा चुका। एक बार फिर भी आप इस सारी चीज को लिखने के बाद, पढ़ने के बाद बुक से MCQ वगैरह लगा कर देखें, जिससे कि आपको खुद अंदाजा हो कि आपने कितना सीखा। कल के लेक्चर में हम वैदिक काल स्टार्ट करेंगे और वैदिक काल में बताएंगे कि आर्य कौन थे, कैसे आए थे और कैसे कैसे आर्यों के वजह से वेद बने होंगे और कैसे कैसे वेद से उपनिषद या पुराणों की रचना हुई होगी, कैसे कैसे स्मृति साहित्य बनती होंगी। ये सारे के सारे चीज मैं अपने आपको लेक्चर में समझाऊंगा। आप जब मेरे लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे, जब कंटिन्यू लेते जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद किताब से हमने उन चीजों को जो पढ़ा था वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे जितना सर ने हमें बताया। तो इसलिए मैं आशा करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाएं। वो ये देखने के बाद उन्हें भी आइडिया लगे कि शायद आगे के आने वाले लेक्चर इंपोर्टेंट होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए से बहुत अच्छे हो सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।